नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस लेके हम चलेंगे और आज से इंडियन ज्योग्राफी आप लोग पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्या इंडियन ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि किसी भी रीजन का, चाहे इंडियन हो, इंडिया हो या फिर कोई और कंटिनेंट हो, हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि उसका दो रूप में अध्ययन किया जाता है। एक पहला होता है फिजिकल फिजिकल ज्योग्राफी के रूप में, जिसमें आपके वहाँ के उच्चावच वगैरह आते हैं, पर्वत पठार मैदान आते हैं और वहाँ के मानसून आते हैं, वहाँ की क्लाइमेटोलॉजी आती है, वहाँ के वेजिटेशन आते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। और दूसरा होता है फिजिक पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल में क्या होता है, वहाँ के देशों के बाउंड्रीज होती हैं, कैपिटल्स होती हैं, राज्यों के नाम होते हैं, ये सारी चीजें पॉलिटिकल में आती हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। तो चलिए हम आज के जो टॉपिक है वो पहले फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ जो भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिकल टर्म होगा, उसको हम देखते रहेंगे। और इंडियन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम हो जाए, भारत में कोई भी एग्जाम हो जाए, इसमें इंडियन ज्योग्राफी का एक अलग ही सिलेबस होता है, एक अलग ही पैटर्न होता है और एक अलग से ही इसका पूरा सिस्टम होता है कि इसके थ्रू एक क्वेश्चन ज्यादातर आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, आगे के प्रोसेस में क्या पढ़ना है, आगे के दिनों में क्या पढ़ना है, उसको पहले एक सरसरी नजर से देख लेते हैं, इसका एक सिलेबस डिजाइन कर लेते हैं और जिससे क्या होगा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारा डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें होता है कि हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए और उसको किस आधार पर पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी को कैसे पढ़ेंगे और कैसे कैसे चीजों में क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया में ज्योग्राफी क्या स्थिति है। तो सबसे पहले आता है फिजिकल सेटिंग। तो हम जान रहे हैं कि दो टाइप का होता है, एक फिजिकल ज्योग्राफी होता है, एक होता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल को कवर करते हुए हम पॉलिटिकल को कवर कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, बहुत शॉर्ट में है, तो इसके साथ साथ उसको कवर कर लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि स्पेस रिलेशन ऑफ इंडिया विद नेबरिंग कंट्री। तो स्पेस रिलेशन मतलब स्पेस मतलब कि जो उसके बाउंड्रीज वगैरह है, किससे लगी है, कैसे लगी है, उसको स्पेस मतलब वो अंतरिक्ष वाला स्पेस नहीं है। स्पेस मतलब स्पेशियल होता है, जो उसके क्षेत्र से कौन कौन से राज्य लगे हैं, देश लगे हैं, उनका अध्ययन करना है। ये आपका पॉलिटिकल में आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम देखेंगे जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम देखेंगे कि भारत कैसे बना। आखिर भारत जो था वो दक्षिणी कॉन्टिनेंट में था, और ये कैसे इधर से नीचे से शिफ्ट करता है और उत्तर में आके अटैच होता है और कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर पूरा बनता है, उसको देखेंगे। ये हम जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। उसके बाद फिर हम देखेंगे जब ये वापस उधर से आ गया, जैसे भारत कहाँ था, ये आपका साउथ अफ्रीका कंटिनेंट से सटा हुआ था, ये सटा हुआ था। फिर यहाँ से जब टेक्टोनिक प्लेट्स का विघटन होता है और बहुत सारी स्थितियां जनरेट होती हैं, तो क्या होता है, ये भारत टूट के धीरे 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 अपना आने लगता है उत्तर साइड में और आके उत्तरी कॉन्टिनेंट से आके जुड़ जाता है। तो वो उसका स्ट्रक्चर कैसे बना, क्योंकि जब भारत ये पूरी तरीके से नीचे से शिफ्ट होकर आया, तो ये जो क्षेत्र था, इस वाले क्षेत्र, यहाँ पे टेथिस सागर था, तो यहाँ पे जब आके अटैच करता है, तो यहाँ से जब अटैच करता है तो ये वाला क्षेत्र उसके नीचे चला जाता है। इस कॉन्टिनेंट, यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट था उसके नीचे चला जाता है, और जब कोई चीज नीचे ऐसे दबेगी तो ये पीछे वाला क्षेत्र उड़ जाता है। तो भारत में हम देखते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है ये ज्यादातर उठा हुआ है, यहाँ पे खड़े कगार वगैरह पाए जाते हैं। तो ये सब चीजें, स्ट्रक्चर उसमें हम समझेंगे। फिर ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रिलीफ क्या होता है। रिलीफ होता है कि भारत में पर्वत पठार मैदान कहाँ पे, जैसे
कि भारत के इन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में मरुस्थल पाए जाते हैं, यहाँ मैदान पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, यहाँ पे दक्षिणी तट पे पर्वत पाए जाते हैं और यहाँ पे कोस्टल एरियाज पाए जाते हैं। तो ये इसका रिलीफ कैसा है, पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, मैदान कहाँ है, इस क्षेत्र में पठार वगैरह पाए जाते हैं। तो इसको देखने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद आता है, ये तो क्या क्या है, लेकिन भारत को फिजियोग्राफिक रीजन में बांटा गया है। फिजियोग्राफिक रीजन, जियोग्राफिकल रीजन भी जिसे बोला जाता है। तो भारत को 6 जियोग्राफिकल रीजन में बांटा गया, 6 जियोग्राफिकल रीजन में बांटा गया है, जिसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक सरसरी नजर से देख लेते हैं। पहला, ये जो भारत का उत्तरी और पूर्वी मैदान, पूर्वी पर्वत है, ये क्षेत्र जो है वो, ये उत्तरी पर्वत, ये पूर्वी पर्वत, ये इसे पूर्वांचल भी कभी कभी बोला जाता है। और फिर उसके बाद ये गंगा मरुस्थल और ये गंगा का मैदान। तो ये 1 2 3 और फिर उसके बाद होता है प्रायद्वीपीय पठार, ये 4, और उसके बाद तटवर्ती मैदान, ये इस वाले क्षेत्रों का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये तटवर्ती मैदान रहता है। तो ये हो गया 5। और उसके बाद जो भारत के यहाँ पे अंडमान निकोबार है, हाँ, और इधर लक्षद्वीप है, तो ये इसको आइलैंड्स के रूप में बांटा गया है। तो ये भारत के आइलैंड, ये 6 हो गया। तो भारत को 6 जियोग्राफिकल रीजन में बांटा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ड्रेनेज पैटर्न। तो ड्रेनेज पैटर्न क्या होगा, जैसा जैसा भौगोलिक क्षेत्र होंगे उसके हिसाब से ड्रेनेज पैटर्न होगा, क्योंकि ये पर्वत है तो पर्वत को नदियों द्वारा काटना बड़ा मुश्किल होता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे नदियां आराम से आ सकती हैं, तो ज्यादातर नदियां इस वाले क्षेत्र में पाई जाएंगी, और जो मरुस्थल है वहां पे नदियां कम पाई जाएंगी। तो इस हिसाब से हम जो इसका रिलीफ होगा उसके आधार पे ही ड्रेनेज पैटर्न भी बनता है। फिर उसके बाद करते हैं वाटर शेड। ड्रेनेज में सिस्टम और है कि कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि भारत में जो पैटर्न रहा है नदियों का, वो पहले क्या था कि ये ज्योग्राफिकल रीजन या रिलीफ में कैसे डिपेंड करता है, ये समझिए कि यहाँ पे आपका है नर्मदा और ताप्ती और नर्मदा नदियां, दो नदियां हैं, वो इधर बहती हैं। क्यों बहती हैं, यानी कि कभी ना कभी भारत का ये वाला रीजन ऊपर रहा होगा और ये वाला रीजन नीचे रहा होगा, जिससे नदियां इधर बह रही होंगी। लेकिन अब क्या है, अब ये भारत की ज्यादातर नदियां इस साइड बहती है, यानी अब भारत का जो ये वाला क्षेत्र है वो नीचे चला गया है, ये वाला क्षेत्र ऊपर उठ गया है। तो ये भारत के जो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री थी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जैसे जैसे चला उसके हिसाब से। और कुछ नदियां थी भारत की, जिसे बोला जाता था इंडो ब्रह्म नदी यहाँ पे एक पाई जाती थी, जो इधर इस साइड में बहती थी, पश्चिम साइड में। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो भारत में गंगा और यमुना है, गंगा और यमुना, वो नदी भारत में इधर बहती थी, इस साइड बहती थी, गंगा यमुना। और ये नदियां गंगा यमुना मिलके उसी समय यहाँ गंगा, ये यमुना और यहीं पे एक सरस्वती नदी होती थी। तो यही हरियाणा में ही तीनों नदियों को मिला है, यहीं पे संगम हुआ करता था ज्यादातर करके। इसके बारे में हम ज्यादा जानते हैं क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों को हम यहाँ पे जानते हैं। लेकिन आज संगम क्या है, जब भारत का उच्चावच चेंज हो चुका है, अब ये नदियां गंगा और यमुना ऐसे बहती हैं, ये यहाँ पे अब, और सरस्वती इधर कहीं खो गई है, अब मिलती नहीं है, वो नदी में जमीन में विलीन हो चुकी। तो ये था भारत का जो ड्रेनेज पैटर्न था, वो इस तरह था। फिर उसके बाद वाटर शेड क्या होता है, वाटर शेड जब कोई नदी जितना भी पानी उसके स्ट्रीम में जाता है, स्ट्रीम में मतलब उसके धारा क्षेत्र में जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई आपकी एक कृष्णा रिवर, कृष्णा है, गोदावरी है, कोई है, तो इसमें कई सारे इसकी सहायक नदियां होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो ये जो इसका ये पूरा पानी जो बह के इधर जाता है, उसी को बोला जाता है वाटर शेड। वाटर शेड बोला जाए या फिर बेसिन बोला जाता है, इसे बेसिन, रिवर बेसिन। जैसे रिवर में हाथ धोते हैं तो जो पानी जाता है
जो एरिया का उसे बेसिन बोला जाता है। तो उसी तरह गंगा, वो किसी भी नदी का ये बेसिन होता है जितना पानी, तो गंगा का बेसिन ये होगा, पूरा ये वाला क्षेत्र होगा। ऐसे अलग अलग नदियों का अलग अलग बेसिन होता है। फिर उसके बाद है, ये पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो भारत का मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, तो भारत का जो मानसून है वो बेसिकली क्या डिपेंड करता है, किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो इसमें एक चीज है, एक हम देखेंगे कि जो भारत का मानसून है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो भारत पे यहाँ पे कितनी गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से हवाएं चलती हैं, और दूसरा एक रीजन है भारत में कि एक होता है एल नीनो और एक होता है ला नीना। इसको हम अगले मतलब दूसरे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ये दोनों चीजें भारत के मानसून पर बहुत असर पड़ता है कि एल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है। ये बहुत क्लिष्ट वर्ड नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ये इसको समझ लेंगे तो ज्यादा बेटर होता है। ये भारत के मानसून पे, क्योंकि भारत में जो बारिश होती है वो इन क्षेत्रों में बारिश होती है और धीरे धीरे इन क्षेत्रों में भी बारिश होती है। तो मानसून इधर से आता है और ये मानसून इधर से आता है, तो ये भारत का मानसून होता है। और इसमें हम देखते हैं कि जो भारत का मानसून है वो किस किस चीज पे, तो जो भारत का मानसून ये हो गया, तो वो उसमें क्या फर्क पड़ेगा कि वो उसका पैटर्न क्या है, वो इफेक्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, भारत के मानसून पे। तो भारत का मानसून जिस हिसाब से आएगा हमारा रेनफॉल पैटर्न भी वैसा ही होगा, क्योंकि जहाँ पे जल्दी मानसून आएगा, जहाँ देर तक मानसून रहेगा, वहां पे बारिश ज्यादा होगी। तो हम देखते हैं कि भारत के इन क्षेत्रों में बारिश ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं, पश्चिमी तटों पे जाते हैं, वहां बारिश कम होती जाती है इन क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ से जैसे ही पूरब से हम पश्चिम जाते हैं बारिश कम होती जाती है, और जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर जाते हैं बारिश कम होती जाती है। तो ये भारत का जो रेनफॉल पैटर्न है वो मानसून पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो भारत का ये पहाड़ है, तो जब यहाँ से हवाएं चलती हैं तो यहाँ से टकरा के इधर जाती है, तो पहले बारिश यहाँ पे करती है, तो फिर धीरे धीरे बारिश कम होती होती इधर तक जाती है, तो इसलिए इधर कम बारिश होती है। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे भारतीय मानसून में, और उस पर एल नीनो ला नीनो का क्या असर पड़ता है, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसमें आता है, भारत में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, भारत में केवल उष्णकटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं, और ये चक्रवात इन क्षेत्रों में ऐसे चलते हैं, पूरब से पश्चिम साइड तक चलते हैं। और फिर उसके बाद है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो मानसून में ही एक मानसून के बाद ठंडियों में जो बारिश होती है उसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। तो ठंडियों में बारिश यहाँ पे इफेक्ट करती है और यहाँ से बारिश यहाँ होने स्टार्ट करती है। तो हम देखते हैं कि जो ठंडियों में बारिश होती है वो इधर ज्यादा बारिश होती है, हमारे पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होती है, लेकिन जो गर्मी में मानसून वाली बारिश होती है वो इधर बारिश होती है। यानी कि एक बार हवा इधर से चल रही है, इधर से बारिश होना स्टार्ट हो रही है, और एक बार इधर से होना स्टार्ट हो रही है। तो ये था हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून के कारण फ्लड आते हैं, फिर इसी से ड्रॉट आते हैं। ड्रॉट क्यों आता है, ला नीनो का इस पे क्या फर्क पड़ता है, एल नीनो का उस पे क्या फर्क पड़ता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद क्लाइमेटिक रीजन। तो जैसे जैसे कहीं पे बारिश होगी, कहीं का मानसून अच्छे दूसरा होगा, मौसम दूसरा होगा, क्लाइमेट दूसरी होगी, तो वो क्लाइमेटिक रीजन चेंज हो जाएगा। जैसे ये ट्रॉपिकल में आता है, ये सब ट्रॉपिकल में आता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे रेगिस्तान पाए जाते हैं, यहाँ पे घने वन पाए जाते हैं। तो इस तरह से उसका रीजन भी अलग अलग होता है, उसका क्लाइमेटिक रीजन को अलग अलग डिवाइड किया गया। इसमें हम कोपेन का और ट्रांसवेट का भी क्लाइमेटिक रीजन देखने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद है सॉइल। सॉइल भी रेन पे डिपेंड करती है, सॉइल भी रेन पे डिपेंड करती है, क्योंकि जिधर ज्यादा बारिश होती है इधर, और इधर ज्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे लेटराइट सॉइल में पाई जाती है। यहाँ पे बारिश नहीं होती है तो यहाँ पे सैंड सॉइल पाई जाती है। इन क्षेत्रों में रेड सॉइल पाई जाती है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सॉइल्स वगैरह का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, और ये डिपेंड करता है भारत के क्षेत्र और वहाँ के बारिश वगैरह होने के, वहाँ के जो क्लाइमेटिक रीजन है उस पर डिपेंड करता है। तो हम देख रहे हैं कि जो भी चीजें हैं वो
एक दूसरे से इंटर रिलेट करके हैं। तो एक चीज को धीरे धीरे अगर हम समझेंगे तो सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद है नेचुरल वेजिटेशन। तो जहाँ पे जैसी बारिश होगी, जहाँ पे जैसा मिट्टी होगी, वहां पे उस टाइप के पेड़ पौधे पाए जाएंगे। जैसे भारत के इन क्षेत्रों में ज्यादातर करके पतझड़ वन पाए जाते हैं। पतझड़ वाले पेड़ पौधे जैसे आम, नीम हो गया, और नीम हो गया, आम हो गया, ये सारी चीजें पतझड़ वाले होते हैं। ठीक, अमरूद हो गया, ये सारी चीजें पतझड़ मतलब मानसून में, गर्मियों में अपना पत्तियां झाड़ देते हैं। गर्मियों के पहले पहले अपना पत्ते गिरा देते हैं, ठंडियों के बाद में थोड़ा सा। और यहाँ पे आपका सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ की पत्तियां हमेशा रहती है, ये गिरती नहीं है। फिर ये ये जो सिलेबस है, ये भारत का समझ लीजिए कि पूरा सिलेबस है। और इसके थ्रू जो भी चीजें आती रहेंगी, जैसे भारत के जो स्टेटिक्स का पोर्शन है, या फिर जो भी चीजें हैं कि भारत में नेशनल पार्क कहाँ है, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, उसके बाद पर्वत पठार मैदान कौन कौन से हैं, दर्रे क्या है, तो ये सब इन्हीं रीजन में सारे में कवर हो जाएगा। तो इतना अगर आप लोग ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका सारा कवर हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी का। और ये लगभग 1 महीने से 1.5 महीने तक में खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरीके से कल से स्टार्ट होगा ये पूरा। आज तो मान लीजिए एक सरसरी नज़ारे से सिलेबस देख लिया गया। सिलेबस ज़्यादा जरूरी है, और इसके बाद हम पढ़ाई कल से स्टार्ट करेंगे। तो इस हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।